देखिए युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जनजीवन हुआ ठप। ग्रिड फेल हो जाने से बिजली गुल, ट्रेनें रुकी, अस्पताल में कामकाज प्रभावित। हाथरस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। भारी सुरक्षा के बीच पीड़ित का परिवार पहुंचा कोर्ट परिसर। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल और सपा ने मथुरा में फूंका बिगुल। कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। स्कूलों को खोलने के फैसले के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एक समान मुआवजे के लिए किसानों ने घुटनों के बल किया प्रदर्शन। और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। दरअसल सुबह करीब 10 बजे ग्रिड फेल हो जाने से मुंबई और ठाणे शहर की बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से जहां रेलगाड़ियां रुक गई, वहीं अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। लोकल ट्रेन नहीं चलने से लाखों लोग सोमवार को दफ्तर नहीं जा पाए। हालांकि 2 घंटे बाद कई इलाकों में बिजली आने से जनजीवन नॉर्मल हुआ, लेकिन देर शाम तक अव्यवस्थाएं बनी रही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार सुबह अचानक सब कुछ जैसा ठहर गया। सोमवार सुबह अचानक बिजली गुल हो जाने से हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा। एक साथ पूरी ग्रिड ट्रिप कर गई। टाटा की पावर ग्रिड से इनकमिंग सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिससे मुंबई और पड़ोसी शहर ठाणे की बिजली चली गई। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें भी जहां की तहां रुक गई। जब काफ़ी देर तक बिजली नहीं आई और ट्रेनें नहीं चली, तो यात्री पैदल ही निकलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। लोकल ट्रेनें ठप होने से लाखों लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लोकल ट्रेन के इंतजार में हजारों यात्री खड़े रहे। वैसा ही हाल चर्च गेट का रहा। चर्च गेट से वसई रेलवे स्टेशन के बीच पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें ग्रिड फेल होने के कारण बंद हो गई। ऐसे में लोकल से सफ़र करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई में पावर कट की समस्या को लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। विवादों में रही कंगना रनौत ने इस मौके पर शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत की एक फ़ोटो शेयर कर कहा कि मुंबई में पावर कट, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र सरकार कंगना कर रही है। वहीं अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर लिखा, बत्ती गुल। अशोक पंडित ने ट्वीट किया कि मुंबई के इतिहास में ऐसा पावर कट पहले कभी नहीं हुआ है। ग्रिड फेल होने के कारण पावर कट होना उस प्रशासन की विफलता दिखाता है जो पीआर के जरिए शासन चलाना चाहती है। सुबह से ठप पड़ी मुंबई ने आखिर दोपहर बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली विभाग के मंत्री नितिन राउत और बीएमसी के कमिश्नर से बात की। दोपहर बाद ही कुछ इलाकों में बिजली आ पाई। उसके बाद ही ट्रेन सेवा को बहाल किया गया। अस्पतालों में बिजली की सप्लाई चालू की गई। हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों को नए कार्यक्रमों से चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप और हैवानियत की सारी हदें पार करने की घटना को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीड़िता के परिवार को लखनऊ ले जाया गया। परिवार के साथ खुद डीएम और एसपी भी लखनऊ गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ केस से जुड़े सभी अधिकारी भी शामिल हुए। हाथरस में 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हुई। बेंच ने बीते 1 अक्टूबर को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। पीड़ित परिवार को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया गया। बीते दिनों कोर्ट ने पीड़ित परिवार को नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन और पुलिस को भी कोर्ट में तलब किया था। जो भी अधिकारी इस केस से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी था। इस मामले में हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान वकील विनोद शाही ने यूपी सरकार की ओर से पैरवी की। इससे पहले पीड़ित परिवार को उत्तराखंड भवन गेस्ट हाउस में ठहराया गया। पीड़िता के दोनों भाई
माता पिता और भाभी शामिल है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाथरस में बिटिया के साथ हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की समक्ष सुनवाई शुरू हुई। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत मामले में तलब किए गए अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। पीड़ित परिवार को सुरक्षा घेरे में गेट नंबर 4 और 5 से परिसर के अंदर ले जाया गया। जांच की कमान अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने रविवार को इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की गाजियाबाद शाखा ने पीड़ित के भाई की ओर से हाथरस के चंद्रपा में दर्ज एफआईआर के ही आधार पर जांच शुरू की है। उसी एफआईआर को सीबीआई ने अपने यहां दर्ज कर लिया है। मामले में यूपी सरकार का पक्ष विनोद शाही रख रहे हैं, जबकि सीमा कुशवाहा पीड़ित पक्ष की वकील है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को मोदी नगर में किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। किसान अपनी मांग को लेकर राज चोपड़ा से लेकर मोदी नगर तहसील तक घुटनों के बल चलकर पहुंचे, जिससे उनके हाथों और पैरों में छाले तक पड़ गए। लेकिन किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों को पूरा हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने मोदी नगर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी सिर्फ उन्हें आश्वासन के नाम पर उलझाए रखने का काम कर रहे हैं। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के प्रभावित किसानों ने सोमवार को मोदी नगर में घुटनों के बल चलकर प्रदर्शन किया। राज चोपड़ा से घुटनों के बल चलकर किसान मोदी नगर तहसील पहुंचे और वहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों ने कहा कि पिछले 14 महीनों से उनकी समस्या निस्तारण के नाम पर उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। सरकार के नुमाइंदे और ये अधिकारी किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। 14 महीने हो गए, 14 महीने से हमने हर संभव प्रयास करा है, लेकिन हमें हर बार बहकाया जाता है। आज हम राज चोपड़ा से घुटनों के बल चलकर आए हैं और हम बताना चाहते हैं कि अब हम तहसील तक जाएंगे नहीं। हमारा टेंट गड़ चुका है, हम यहीं मरेंगे, हम यहीं जिएंगे। किसानों ने कहा कि वह कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन अधिकारी सिर्फ उन्हें आश्वासन के नाम पर भ्रम में रखे हुए हैं। एक ही जगह के मुआवजे अलग अलग देना किसानों के साथ अन्याय है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर मैडम, पीएम, सांसद महोदय, विधायक महोदय, नितिन गडकरी जी के पीए, सबसे बात करिए। हमने सबसे कहा था कि अगर हमारी मांग गलत है तो आप हमें कह दो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन एक भी अधिकारी ने, एक भी जनप्रतिनिधि ने हमसे ये नहीं कहा तुम्हारी मांग गलत है। जब हमारी मांग गलत नहीं है तो हमारी मांग क्यों पूरी नहीं हो रही? घुटनों के बल चलकर आए किसानों ने अपने हाथों व पैरों में पड़े छालों को दिखाते हुए अपना दर्द भी बयां किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से सवाल किया था कि अगर उनकी मांग गलत है तो उन्हें जवाब दिया जाए, लेकिन सभी ने चुप्पी साध ली। ऐसे में लगता है कि हमारी मांग जायज है, इसलिए किसानों को उनकी उचित मांग का मुआवजा दिया जाए। किसानों ने कहा है कि अब वे इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी नगर तहसील से मांग पूरी होने तक नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राष्ट्रीय लोकदल ने अब समाजवादी पार्टी के साथ लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। मुजफ्फरनगर में रैली के बाद सोमवार को मथुरा में दोनों दलों के बड़े नेताओं ने रैली की। हाथरस में हुए लाठीचार्ज के बाद से रालोद भावनात्मक रूप से जाट कार्ड खेलने में जुट गया है। वहीं कृषि कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच जाने का फैसला लिया। मथुरा की रैली में जयंत चौधरी ने हाथरस में पुलिस लाठीचार्ज का मामला उठाते हुए किसान बिल का जोरदार विरोध किया। रैली को गाजियाबाद से गए रालोद नेताओं ने भी संबोधित किया। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वो है चौधरी जयंती, जिनको आपने इसी धरती से अपनी वोट की ताकत से संसद में पहुंचाने का काम करा था। कोई बेगाना नहीं था। क्या हो गया हमें? चौधरी जयंत सिंह ने आपसे मुजफ्फरनगर से आह्वान किया है, लौट के आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 1.5 साल पड़ा है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता पे प्रहार करा है, इतना वोटों का प्रहार कर दो
कि बस्ते में मशीन बटन कम पड़ जाए, बटन खत्म हो जाए, लेकिन हमारा अंगूठा नहीं रुके। आपने कम नहीं करा है, बहुत कुछ दिया है। तो मित्रों, मैं आपसे कह रहा था कि जो घटना हाथरस में घटी है वो कोई मामूली घटना नहीं है। उसमें मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये वो लहू है, वो खून है जिसने जीवन भर किसान की, गरीब की, मजलूम की रक्षा की है। उस चौधरी चरण सिंह का खून जिसके ऊपर हाथरस में लाठियां बरसाई गई हैं, जिन्होंने जीवन भर किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, नौजवान की लड़ाई लड़ी। तो नौजवान साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो लाठी जयंत के ऊपर नहीं पड़ी, वो लाठी इस हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किसानों के ऊपर पड़ी, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों मजदूरों के ऊपर पड़ी, हिंदुस्तान के लाखों लाख युवाओं के ऊपर पड़ी। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है, हमें जागृत होना है और उस लाठी का बदला देना है। एकमात्र जयंत चौधरी बचे, अखिलेश यादव बचे, जिन्होंने इस किसान की आवाज उठाने का काम किया है। उन किसान की आवाज उठाने को दबाने के लिए अब जो हाथरस के अंदर जो कांड किया है, वो उस आवाज को दबाने का संकेत है। आप लोगों को सावधान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि संघर्ष को समझो, ये खाली जंजी के ऊपर लाठी नहीं चली है, इस देश के सारे किसान के ऊपर लाठी चली है, चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर लाठी चली है। इसलिए आप लोगों को आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देखिए, 12 दिन पहले मोदी और योगी की सरकार ने उन अधिनियम और मंडियों को खत्म कर दिया और सरकार कह रही है कि आपकी आजादी कर दी। जब मंडी खत्म हो जाएगी, जब वहां व्यापारी नहीं आएगा, तो आप कहां बेचोगे? आप बताइए। कोई जगह नहीं बचेगी। एक बार फिर भाजपा की सरकार ने हमें बिचौलियों के हवाले कर दिया है। दूसरा कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम लाके उन्होंने गरीबों को मार दिया। उनको बहुत महंगी फसल मिला करेगी। तीसरा कानून जो अनुबंध खेती है, वो अंबानी अडानी को हमारी जमीन देने की साजिश है। कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार इससे ज्यादा आपने कभी नहीं देखी होगी। हम लोगों का ये हक है कि हम कहीं भी जाके पीड़ित की बात सुने, सही है, उसको जानकारी लें, लेकिन ये सारे काम रोकने के लिए ये सरकार काम कर रही है। कई लोग सत्ता में होते हैं, कई नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं आप उनका अपमान करेंगे। बच्चा मांग नहीं रहा, कुछ किसान कह नहीं रहा कि हमें कोई कानून चाहिए। अब आपको बताया जा रहा है कि इससे तो आपको बहुत फायदा, इससे देश के किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। मुझे मालूम है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, एफडीआई के प्रस्ताव पर चर्चा संसद में हो रही थी और वहां मैं उसके पक्ष में बोल रहा था। मैंने ये कहा कि विकल्प तो किसान को मिलना चाहिए। अगर बेहतर विकल्प मिलेगा, अगर और भी कंपनी भी आएगी, निजी भी क्षेत्र में कोई खरीदार आएगा किसान के पास, तो किसान को बेहतर जानकारी मिलेगी इसका भाव क्या है और प्रतिस्पर्धा में उसको भाव भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अब जो सरकार करना चाहती है वे तो मंडी को पूरी तरह से तबाह खत्म कर देना चाहती है। और आप लोग जानते हो, पूंजी बनाना, संस्था बनाना बहुत मुश्किल होता है। सालों साल लग जाते हैं, दशक चले जाते हैं कुछ बनाने में, और किसी चीज को बेचने में और गंवाने में कितना टाइम लगता है? वक्त नहीं लगता। LIC बेचना चाहते हैं, रेलवे बेचना चाहते हैं, सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं, जहां इनकी लायबिलिटी है, जहां इनकी जवाबदेही है, जिस क्षेत्र में जनता उनसे मांगती है सरकार से जवाब, अब वो कह देना चाहते हैं हाथ जोड़कर के हमने तो बेच दिया, अब हमारे नियंत्रण में नहीं। ये जवाब वो आपको देना चाहते हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से संक्रमित होने के बाद कल्याण सिंह को पहले लखनऊ के संजय गांधी PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल्याण सिंह के सभी अंग ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोपहर करीब 2 बजे गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल से पूर्व मुख्यमंत्री अपने घर के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने सभी रिपोर्ट ठीक आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री 16 सितंबर को लखनऊ के एसजीपीजीआई से कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में रेफर हुए थे। सितंबर माह में उन्हें कई दिनों तक बुखार की शिकायत थी। डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 की जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें 16 सितंबर की शाम करीब 6 बजे विशेष एयर एम्बुलेंस से हिंडन एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इलाज के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम, जिनमें डॉक्टर आर.के. मणि, डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर अर्जुन खन्ना, डॉक्टर आशित खन्ना शामिल थे, उन्हें लगाया गया था। रविवार को कल्याण सिंह की दोबारा कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में मेरठ से 9 अक्टूबर को शुरू हुई पदयात्रा सोमवार को गाजियाबाद के कचहरी परिसर में पहुंची, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने उसका स्वागत किया। वहीं अधिवक्ताओं ने पदयात्रा को अपना समर्थन देते हुए निजीकरण पर कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि इससे आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था चंद कारपोरेट घरानों के हाथ में होगी। ये डिमांड है, जो इनकी मांग है, वो जैसे केंद्र सरकार, जैसे रेलवे का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण और तरह तरह की जो प्रॉपर्टी का उसका निजीकरण कर रही है, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और क्योंकि ये हमारे बिल्कुल हित में नहीं है। यदि इन्होंने हर तरह का सेक्टर का निजीकरण कर दिया तो हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के निर्णय के विरोध में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल खोलकर उनके बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। एक और सरकार लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल खोलकर बच्चों का जीवन संकट में डालने का काम किया जा रहा है, जिसे अभिभावक स्वीकार नहीं करेंगे। 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के विरोध में सोमवार को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ना ही कोरोना की कोई वैक्सीन बाजार में आई है। ऐसे में प्रदेश सरकार किस आधार पर स्कूल खोलने जा रही है? कि सरकार जो 15 या 19 तारीख से स्कूल खोलने के लिए कोशिश कर रही है, उसमें सभी अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज दें। आज जहां पर आप किसी भी जगह पर 20 या 50 लोगों से ज़्यादा जुटने की इजाज़त नहीं देते, वहां आप स्कूल में 500 या 1000 बच्चों को इकट्ठे होने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? और वो बच्चे अपना ख्याल कैसे रखेंगे? जब बड़े लोगों को दिक्कत हो रही है इस कोरोना महामारी में, तो वहाँ पर लोग कैसे करेंगे? अभिभावकों ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि अगर प्रदेश से कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो उनके बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी सरकार और स्कूल संचालक क्यों नहीं ले रहे हैं? स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अभिभावक क्यों ले? अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि सरकार निजी स्कूलों के दबाव में आकर स्कूल खोलने पर आमादा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि प्रशासन और स्कूलों की क्या मिलीभगत है कि वो स्कूलों को ये इजाज़त देने को तैयार हैं कि आप बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा करें और बच्चों के अंदर कोरोना महामारी को बढ़ाएं। ये समझ में नहीं आता। इसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर सरकार को ज्ञापन देने आए हैं कि कृपया करके जब तक कोरोना महामारी में इतने सारे लोगों का कोरोना चल रहा है, आज 77,000 डेली केसेस आ रहे हैं, आपने 500 केसेस होने पर स्कूल बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। 77,000 होने पे ऐसा कौन सी वैक्सीन आपको मिल गई कि जो स्कूलों में आप बच्चों को लगा दोगे और उन्हें कुछ नहीं होगा? तो हम सब लोग यही करने आए हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस बात का कि स्कूलों में बच्चों को जाने की इजाज़त बिल्कुल ना दी जाए। अभिभावकों ने स्कूल न खोलने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार नैतिकता के आधार पर निर्णय ले, जिससे बच्चों का जीवन संकट में ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़।
अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीनों के किसानों ने सोमवार को परिजनों के साथ लखनऊ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान हाथों में कटोरा चम्मच लिए हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर कहा कि गरीब किसानों की भूमि के अनुचित मुआवजे के अन्याय के खिलाफ परिवार वालों का अपने परिवार के भविष्य की चिंता को लेकर महिलाओं के नेतृत्व में कटोरा चम्मच लेकर विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार को पुण्य के कार्य में तो ईमानदारी बरतनी चाहिए। योगी जी, हम धर्मपुर कुटिया गंजा के किसानों को न्याय दो, व एक समान मुआवजा दो। योगी जी, हम गरीबों किसानों को घर से बेघर मत करो, एयरपोर्ट कहीं और बनवाओ। साहब, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? साहब, इसी खेती बाड़ी से हमारा परिवार चलता है। भले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच हमले अभी भी जारी हैं और रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। आर्मेनिया के शहर नगोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हालांकि रूस ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन अभी भी गोलाबारी जारी है। पिछले सप्ताह रूस की मध्यस्थता के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद संघर्ष में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में सैनिक भी शामिल है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। आज पूरी दुनिया जहां कोविड संकट से जूझ रही है, वहीं विश्व के अनेक हिस्सों में सीमा विवाद, जातीय संघर्ष और हिंसा की घटनाएं आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख प्रांत को लेकर जारी हिंसा से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया था। हालांकि रूस के विदेश मंत्री की पहल पर दोनों ही देश युद्ध विराम को राजी हो गए। आर्मेनिया और अजरबैजान भौगोलिक रूप से कॉकेशियन क्षेत्र में है, जो सोवियत संघ के विघटन होने से पहले तक उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का महत्व प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों के कारण भी है। जहां अजरबैजान तत्कालीन समय में मध्य एशिया और यूरोप में तेल के निर्यातक के रूप में स्थापित है, वहीं आर्मेनिया कृषि, खनिज संसाधन, दूरसंचार और पनबिजली पर आधारित अर्थव्यवस्था है। मौजूदा विवाद सोवियत संघ के समय से है, जब स्टालिन ने नगोर्नो काराबाख प्रांत को सोवियत अजरबैजान के स्वायत्त शासन में दे दिया था। हालांकि आर्मेनिया के निवासियों ने उस समय भी इसका विरोध किया था। वर्ष 1988 में इस प्रांत को सोवियत आर्मेनिया को देने की मांग हुई। 1991 में इस विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया और आर्मेनियाई सेना ने नगोर्नो काराबाख और अजरबैजान शासित 7 प्रांतों पर अधिकार स्थापित करके वहां स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हालांकि इसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी। वहीं एक और तुर्की ने धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर अजरबैजान के लोगों का पक्ष लिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान ने आर्मेनिया का साथ दिया। तुर्की के बढ़ते दखल और अजरबैजान द्वारा सीरियाई विद्रोहियों को आर्मेनिया के विरुद्ध इस्तेमाल करने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई थी। इस भौगोलिक विवाद के निपटारे के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के तहत मिन्स्क ग्रुप का गठन 1992 में किया गया था, जिसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस को मध्यस्थ के रूप में रखा गया था। परंतु यह संगठन अपने प्रयासों में सीमित तौर पर ही सफल हो सका। इस बीच पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच लगातार हिंसक झड़पें होती रही। अजरबैजान ने इजराइल हथियारों के साथ आर्मेनिया के कई क्षेत्रों में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें भारी नुकसान हुआ। रूस के विदेश मंत्री की पहल पर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।